कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त सहे दिल से आपका स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त हमेशा की तरह मॉर्निंग का करंट अफेयर्स 6 AM का लेके आया हूं आपके लिए। चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या है। पहले तो अंडमान निकोबार क्या है पहले ये तो जान लीजिए। अंडमान निकोबार जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हम यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनके हेड कौन है वहाँ पे? देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार में देवेंद्र कुमार जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अंडमान निकोबार में हाई कोर्ट भी है। तो वहाँ के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम टीबी राधा कृष्णन है। अंडमान निकोबार के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम टीबी राधा कृष्णन है। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च वन मास्क मैनी लाइफ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन? इसका सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इसको वन मास्क मैनी लाइफ्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी कहेंगे। मध्य प्रदेश के जो शहरी विकास और आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 नवंबर से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान कोविड-19 के महामारी संक्रमण के बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। इस अभियान के अंतर्गत मास्क बैंक की स्थापना की। जहाँ पे मास्क बैंक क्या होगा उसके बारे में आपको बता दूं। वहाँ पे जैसे जो मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास हैं वो लोग, एक बैंक है वहाँ पे मास्क बैंक, उसमें वो अपने मर्जी से जितना हो सके 2 मास्क 3 मास्क उसमें दान कर सकते। वो मास्कों को जो गरीब हैं, जो खरीद नहीं सकते, जो ग्रामीण जो शहर में रहते हैं, गांव के लोगों को उस मास्क को वितरण किया जाएगा। ये मास्क बैंक बनाया गया है। देखिए, गरीब लोगों के फ्री में दिया जाएगा, इसका कोई पैसा उन लोगों से नहीं लिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा पहल है। अच्छा, इससे पहले भी जो शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह थे, इन्होंने किल कोरोना अभियान शुरू किया था। किल कोरोना अभियान में भोपाल से ही शुरुआत की गई थी। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। उनको आपने सुना होगा, हाल में ही वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वो भी भोपाल के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। चलिए अब इंग्लिश में जान लेते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन वन मास्क मैनी लाइफ्स हैज़ बीन लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश Urban Development and Housing Minister Bhupendra Singh from August 1 to August 15. This campaign has been launched to spread awareness about the wearing masks to prevent infection of the COVID-19 epidemic. Under this campaign, a mask bank will be established where the public can donate masks, which will be given to a poor people later. Citizens can donate masks in any district, urban body through the non-government organization. जो NGOs होते हैं उनके थ्रू भी मास्क को दान में किया जा सकता है। और आप भी चाहें, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो लोग भी चाहें तो अपने शहर में जो भी आपको गरीब लोग दिखे, जो उन लोगों को मास्क दे दें। जो भी रिक्शे वाले हैं, अगर वो लोग मास्क नहीं लगाए हैं तो आप मास्क देते हैं। इस तरीके से सबको मास्क मिलेगा, जिससे मास्क लगाने से मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोरोना इन्फेक्शन का, पर यह है कि इन्फेक्शन से तो आप बच सकते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की राजधानी जैसे मैंने बताया आपको भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आनंदी पटेल है, जो अतिरिक्त प्रभार में है, एडिशनल चार्ज में है। वर्तमान में आनंदी पटेल जो हैं वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। असल इससे पहले जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन थे, जिनका हाल में ही मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के वहाँ पे मृत्यु हो गई है। मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम अजय कुमार मित्तल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने हाल में ही अति पिछड़ा वर्ग को
राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव टू गिव द व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन इन राजस्थान जुडिशियल सर्विस टू द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस? इसका सही जवाब होगा सी, 5%, 5% उनको रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज के सहित अति पिछड़ा वर्ग को शामिल के 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर अब 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन की मंजूरी दी है। इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गुडिया आदि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इससे लाभ उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया है। Rajasthan government had decided to give the 5% reservation in place of 1% in the Rajasthan Judicial Service to the youth of the 5 castes, including the backward classes, including the Gujjar communities. For this, the state cabinet approved the amendment in the Rajasthan Judicial Service Rule 2010. After this, many other backward classes, including Gujjar, Banjara, Gardia, etc., will be able to take the advantage of this. Women are getting 50% reservation in the state judicial service. In this way, we can say a 55% reservation in the judicial service has been made in this state. अब अगर हम बात करें कि पहले जो राजस्थान सरकार में वुमेन्स को करके 50% मध्य प्रदेश में जुडिशियल सर्विस जो न्यायिक सेवा जैसे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, CGM होते हैं, ये लोग की जो सर्विस होती है हाई कोर्ट, ये सब सर्विस में इन लोगों को 50% पहले मिलता था। लेकिन अब ये पहले 1% था गुर्जर कम्युनिटी और OBC ये सब मिला, OBC नहीं पिछड़ा वर्ग को कहेंगे, बैकवर्ड क्लास को, तो 1% था। अब उसको वहाँ पे 5% बढ़ा दिया गया, अब वहाँ पे 55% आरक्षण हो गया है। अब देखिए राजस्थान पे आते हैं। देखिए राजस्थान जो है, ये राजस्थान का मैंने आपको मैप दिखाया, इंडिया में से एक डिस्ट्रिक्ट मैप के थ्रू दिखाया है कि राजस्थान का। अब राजस्थान जो है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से, गुजरात भी शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर, और आपका पंजाब भी शेयर करता है। सबसे ज़्यादा हिस्सा जो पाकिस्तान बॉर्डर जो शेयर होता है वो राजस्थान में शेयर होता है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, ये सब पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं। अब यहाँ पे मैं देखूँ आपको तो राजस्थान का जो कैपिटल है वो आपका जयपुर है। देखिए ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के जो गवर्नर उनका नाम कलराज मिश्र है। ये देखिए राजस्थान को अगर हम इंडिया के मैप के थ्रू आपको दिखाएं तो ये देखिए ये रेड वाला जो हिस्सा है ये आपका राजस्थान है। इसके पास देखिए नीचे गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, आपके ईस्ट साइड में आपका उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं करंट में, उनका नाम इंद्रजीत मोहंती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च ए मोबाइल ऐप नेम संजीवन? इसका सही जवाब है डी, बिहार। बिहार राज्य ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने हाल में ही संजीवन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेगी। यह ऐप केंद्र सरकार की जो आरोग्य सेतु ऐप है उसी की तर्ज पे बनाया गया है। इस ऐप को आप मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसमें एक चैट बॉक्स भी व्यवस्था है जिससे आप कोविड-19 से संबंधित जितने प्रश्न आपके मन में हैं उससे भी आप पूछ सकते हैं। The Bihar government has recently launched a Sanjeevan app to prevent the spread of the corona infection. The new equipment and the facilities has been provided by the health department. Through this app, people will get all the information related to the COVID-19. This app is made in the line of the Arogya Bridge of the central government. After the downloading this app in your mobile, you can get all the information related to the COVID-19. This app is also has a chat box on which you can release your question and related question to the COVID-19 and can be asked. You will get the as benefit answer.
अब देखिए बिहार की बात हो रही है तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार। बिहार के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है, उनका नाम फुंगू चौहान है। बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री उनका नाम मंगल पांडे है। अब यहाँ पे जो संजीवन ऐप है उसको जो है जो केंद्र सरकार का जो आरोग्य सेतु ऐप है उसी के तर्ज पे बनाया गया है। ये बिहार में लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए संजीवन है। आप उसको एंड्रॉयड या iOS मोबाइल जिनके पास हो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें चैट बॉक्स है, आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे है रिलेटेड आप उसमें पूछ सकते हैं। वो जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप है वैसे ही ये भी काम करेगा। बिहार के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम संजय कैरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल में ही राज्य सरकार की 3 राजधानी वाली योजनाओं को मंजूरी दे दी है? द गवर्नर ऑफ विच स्टेट विश्वभूषण हरिचंदन हैज रिसेंटली अप्रूव द स्टेट कैपिटल ऑफ 3 प्रोंग्ड स्कीम? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। देखिए विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। उन्होंने 3 राजधानी वाली योजना पे सरकार की बात पे मंजूरी दे दी है। अब देखें क्या है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी ने इस साल की शुरुआत में 3 राजधानी बनाने के लिए योजना का देने के संबंधित एक विधेयक आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां होंगी। इसके साथ ही ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन जाएगा। अब आंध्र प्रदेश में कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी। राज्य का विधानसभा जो मंत्रिमंडल है ये लोग अमरावती में होंगे और राज्य का जो हाईकोर्ट है वो कुरनूल में होगा। तो इससे क्या हो गया, आंध्र प्रदेश के 3 आप कहेंगे 3 कैपिटल हो गए। एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एक हो गया पॉलिटिकल कैपिटल, एक हो गया हाई कोर्ट कैपिटल, जुडिशरी कैपिटल। आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैज अप्रूव्ड द 3 कैपिटल स्कीम ऑफ द राज्यसभा government. The Jagmohan Reddy government of the Andhra Pradesh introduced a bill to shape a plan and create the 3-state bill in the Andhra Pradesh Legislative Assembly earlier this year. Under the law, there will be the 3 capital of the Andhra Pradesh, and with this, it become the first state of the country to do so. Now, the Andhra Pradesh executive, that is the government, will work from Visakhapatnam. The state assembly will be in Amravati, and the High Court will be in Kurnool. अब देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में, ये देखिए पहले तो आप इंडिया के मैप से जानें कि आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है। ये जो रेड वाला हिस्सा है ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से ही 2014 में 2 जून 2014 में तेलंगाना स्टेट को अलग करके बनाया गया। पहले तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश में आता है। तेलंगाना का कैपिटल जो अभी हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश पूरा था, उस समय हैदराबाद इसका कैपिटल हुआ करता था, लेकिन अब इसका कैपिटल अमरावती बनाया गया। लेकिन अब जो प्रेजेंट में जो देखिए मुख्यमंत्री हैं ये हैं जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने वाईएस जगनमोहन रेड्डी इन्होंने प्रस्ताव पेश किया कि 3 राजधानी होगी आंध्र प्रदेश में। पहला होगा विशाखापट्टनम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी होगी, दूसरा होगा अमरावती जो कि पॉलिटिकल राजधानी होगी जहाँ स्टेट असेंबली होगी, और तीसरा होगा कुरनूल जो कि जुडिशरी कैपिटल होगा। इसे पास कौन किया? विश्वभूषण हरिचंदन। ये हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर। आंध्र प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं अभी जेके महेश्वरी हैं। अब इस तरीके से आंध्र प्रदेश, अगर ये 3 पास हो गए तो अब इस तरीके से आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जहाँ पे 3 राजधानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? Which state government has recently directed its official to start इंदिरा रसोई योजना from 20 अगस्त 2020? इसका सही जवाब है बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दिया है 20 अगस्त 2020 से। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाए। इस योजना के तहत जो ज़रूरतमंद हैं गरीब लोगों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। योजना पर राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार
इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया है कि भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार का मेन्यू निर्धारित किया जाएगा। Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has recently instructed his officer to start Indira Rasoi Yojana from 20 August 2020. Under this scheme, the needy and the poor people will get healthy and nutritious food at the 8 rupees per plate. The Rajasthan government will spend 100 crore per year on the scheme. According to the Rajasthan government, 4 crore 87 lakh people will be provided the food through this scheme every year. He told that a menu of 100 gram of lentils, 100 grams of vegetable and 250 gram of chapati and pickles has been set in the food. अब ये जो राजस्थान गवर्नमेंट है, इन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया है, अपने अधिकारियों से बोला है कि 20 अगस्त 2020 से एक योजना इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाए। इसमें क्या होगा, जो भी गरीब तबके हैं उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से खाना दिया जाएगा। इसमें 100 ग्राम के वेजिटेबल्स होंगे, 250 ग्राम चपाती, चावल होंगे, पिकल्स होंगे, ये सब सेट किया गया है कि आप उनको वहाँ पे देंगे। इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हर साल 100 करोड़ रुपए देगी और इस 100 करोड़ जो इन्वेस्ट करेगी इस योजना में हर साल, उससे 4 करोड़ 87 लाख लोगों को खाना मिलेगा, ऐसा उनके स्कीम में कहा गया है। तो ये एक अच्छी स्कीम है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट इस पर वर्क कर दे तो कई लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अभी पूरी तरीके से अभी योजना है कि अपेंडमेंट सही से तो अभी हुआ नहीं, कि जैसे मान ली इतने लोगों को खाना देना है तो कहाँ पे मिलेगा ये इस तरीके का 8 रुपये पर प्लेट का। कोई अपना ये बॉक्स बनाएंगे कि किस तरीके से, कहाँ से विंडो होगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब अभी इसमें कुछ क्लियरफाई नहीं हुआ। लेकिन बोला गया है कि 20 अगस्त से इसकी शुरुआत की जाएगी, आप लोग इसकी तैयारी करिए। चलिए, राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम इंद्रजीत मोहंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ अलायंस टू द प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम कराने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है। The Alliance to the End of the Plastic Waste, a Singapore-based non-government organization NGO, plan to invest US 70 to 100 million dollar in which country to reduce the plastic waste in next 5 years? किस कंट्री में योजना बन रहा है? इसका सही जवाब है डी, इंडिया। इंडिया में अगले 5 वर्ष में इसको योजना बनाया जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। यह एनजीओ पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें से 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए, जबकि बाकी धनराशि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू द प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना 2019 में हुई थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट को के समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर और जटिल समस्याओं के समाधान के लिए करना है। The NGO plans to invest a total of the US $500 million for the environmental project. Of this, $100 million will be reserved for the India, while the remaining amount will be reserved for the Southeast Asia and the China. The Alliance to the End of the Plastic Waste was established in 2019 as a non-profit organization. It is a goal to work towards solving a serious and the complex problem having like 8 million tons of the plastic waste being dumped in a sea every year. जैसे समुद्र में जो है ना, सभी प्लास्टिक को फेंक देते हैं। कोई भी हमारे इंडिया में कोई भी कहीं भी पार फेंक दे। जैसे प्रधानमंत्री ने जो सबसे स्वच्छता अभियान शुरू की, तब से लोगों के अंदर जागरूकता हुई, वरना पहले कहीं भी कुछ भी फेंक दिया जाता था। तो उसके लिए अब जैसे समुद्र के लिए हुआ, समुद्र में जो लोग जाते हैं वो लोग कहीं भी फेंक देते हैं। जैसे यहाँ इंडिया में ट्रेन से कोई जाता है, मान ली पानी की बोतल ख़त्म हुआ तो ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। डस्टबिन होते हैं ट्रेन में, लेकिन लोग ट्रेन में डस्टबिन में ना फेंक के बाहर फेंक देते हैं। तो उसी के लिए एक वहाँ की सिंगापुर की बेस्ड एनजीओ है अलायंस टू द एंड प्लास्टिक वेस्ट, उस एनजीओ का नाम है। इसका जो शुरुआत हुआ था 2019 में हुआ था। तो इसमें क्या इन्होंने कहा है कि इसने 500 अमेरिकी मिलियन डॉलर का ये निवेश करना चाहती है इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट में। इसमें 100 मिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है वो स्पेशली इंडिया के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग 400 है उसमें पूरा साउथ ईस्ट एशिया और
चाइना आएगा उसमें। इसमें समुद्र में जो फेंके जाते वेस्ट है उनको बाहर निकाल के समुद्र को साफ करने के लिए और पर्यावरण को साफ करने के लिए ये योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय किया है? Recently, the central government had decided to promote tourism in the village of the which state bordering China? इसका सही जवाब है ए, उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने जो उत्तराखंड राज्य से जो चीन का बॉर्डर लगता है जिन गांवों से, उसमें पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक पेशकश की है। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। इनर लाइन परमिट एक ऐसा दस्तावेज होता है जो एक भारतीय नागरिक को इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुरक्षित होगी तथा इनसे सैनिकों को यहां निगरानी में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। Uttarakhand shares a 350 kilometer long border with China. The central government had decided to promote the concept of the tribal tourism to make the India border village safe. But to proceed in this direction, some part of the Uttarakhand have been freed from the inner line permit system. The inner line permit system is the document that allows citizens to go and live in the protected state under the ILP system. अब इसमें क्या होता है, जैसे उत्तराखंड, जैसे अभी चीन और भारत का विवाद तो जान ही रहे हैं, आपका उत्तराखंड से शुरू हुआ, उत्तराखंड से नेपाल का विवाद शुरू, लिपू लेक, लंबादूरा, ये सब। अब चीन लद्दाख में, उसके लिए अब ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो वो राज्य जो चीन जो गांव हैं जो चीन से सटे हुए हैं उनमें टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए ताकि लोग वहाँ पे जाएं। अब लेकिन उससे पहले प्रमोट करने से एक ILP सिस्टम, इनर लाइन परमिट सिस्टम होता है। जैसे आप अभी तक जम्मू कश्मीर में 370 था, कोई भी बाकी इंडियंस वहाँ पे जाके बस नहीं सकता था, वहाँ पे कुछ सिटीज़न ज़मीन नहीं खरीद सकता था, ये सब था। अब जैसे आपके हिमाचल प्रदेश में अभी भी कुछ जगह है, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इधर का आदमी वहाँ जाके बस नहीं सकता है, वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है। तो ये सब सिस्टम वहाँ पे कुछ गाँव में है, उनको पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद ये ट्राइबल टूरिज़्म की शुरुआत हो सकेगी उत्तराखंड में। अब देखिए, ये आपका देखिए पहले ये इंडिया का मैप देखिए, उत्तराखंड जो है वो रेड पोर्शन जो है वो उत्तराखंड है। आपका उत्तराखंड जो है वो चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड जो है 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, लेकिन अब उत्तराखंड में 2 राजधानी हैं। उत्तराखंड में गैरसैंण जो है वो वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और देहरादून को शीतकालीन मतलब विंटर कैपिटल बनाया गया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के जो गवर्नर है, अब देखिए पहले आपको मैं फ़ोटो भी दिखा दूँ, ये देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये हैं उत्तराखंड की गवर्नर जिनका नाम बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम गोविंद माथुर है। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछता हूँ मैं, त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है? त्रिपुरा स्टेट का कैपिटल क्या है? इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए टीम शिक्षा को रेगुलर फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।